बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं इट इज़ अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इसको हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो काइन की है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना हमारे पास सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, यानी प्रोबेबिलिटी निकलने की सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। एक को हम सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी कहते हैं और एक को हम फेलियर प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसमें इसका जो फार्मूला है ये मैंने आपको लिख के दे दिया है। ये पी ऑफ एक्स बराबर होता है एन सी एक्स के, पी ऑफ एक्स के, और क्यू की पावर है एन माइनस एक्स के। यहाँ पर देखें जो P है हमारा, वो हमारी सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी है, और Q जो है हमारा वो क्या है हमारे पास, फेलियर प्रोबेबिलिटी है। N जो है हमारे पास उनको हम कहते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उसमें जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे उनको हम एन कहते हैं। मतलब जब वो आपको क्वेश्चन क्या देता है जी अ काइन इज़ 5 टाइम्स, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो 5 है वो हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, यानी एन की वैल्यू फिर 5 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो एक्स है, यहाँ पे जो एन सी एक्स जो हम इस्तेमाल करने लगे हैं, ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, क्या नंबर ऑफ सक्सेसेस इन अ ट्रायल। तो एक्स जो होगा हमारा वो नंबर ऑफ सक्सेसेस होंगे, ठीक है, जो कि हमारे क्या होते हैं आमतौर पर 0 1 2 अप टू एन तक होगा, यानी हमारे जो नंबर ऑफ सक्सेसेस जो होंगे, ठीक है, वो हमारा एक्स कहलाया करेगा, ठीक है। अब हम ऐसी मुख्तलिफ अब मज़ीद जो चीज़ें इसमें कुछ चीज़ें इस्तेमाल होनी हैं, हम उनकी डेफिनेशन और उनको प्रॉपर्ली देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेक्चर नंबर 28 है, जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारी एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके अंदर हमारे पास जब हम इसके अंदर होता क्या असल में, ये इसके अंदर हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो एक कांस्टेंट रह जाती है, जिसको हम सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। ये ट्रायल टू ट्रायल वेरी नहीं करती, ये हमारी कांस्टेंट रह जाती है। यानी इसके अंदर हमारे पास दो किस्म की ही सिर्फ आउटकम्स निकला करेंगे, एक हमारे पास सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी हुआ करेगा और एक हमारे पास फेलियर प्रोबेबिलिटी हुआ करेगा। जब हम बात इसके अंदर फिर ये भी होगा कि हमारे नंबर ऑफ़ ट्रायल्स होंगे वो फिक्स हो जाया करेंगे, और ये एक डिस्क्रीट जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास बनती है। हम सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है हमारे पास वो कॉइन की है। जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, आप देखते हैं कि कॉइन को टॉस करने के बाद उसका जो रिज़ल्ट निकलता है वो हमेशा, अगर हम नंबर ऑफ़ हेड की बात कर रहे हैं तो वो 1/2 ही रहेगा। वो आप एक दफ़ा करें, 10 दफ़ा करें, 20 दफ़ा करें, जितनी दफ़ा भी आप करेंगे तो हमारे जो नंबर ऑफ़ हेड के आने के चांसेस हैं वो फिक्स ही रहेंगे, 1/2 ही रहेंगी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं, एक डाई को रोल किया जाता है, ठीक है, इसकी जब डाई की बात करते हैं, इसके अंदर आप देखें जब आप कहते हैं कि 6 के आने के चांसेस क्या हैं, तो वो 1/6 हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या होंगे, हमेशा फिक्स रह जाएंगे, ये भी चेंज नहीं होंगे। आप एक दफ़ा डाई को रोल करें, 50 दफ़ा करें, तो ये क्या होगा, ये भी हमारे पास फिक्स रह जाएगा। जबकि हमारे पास हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है कि वो ट्रायल टू ट्रायल वेरी कर जाता है हमारी प्रोबेबिलिटी। मतलब कि जब आप एक बॉल निकालते हैं तो उसको वापस रिप्लेस नहीं करते उस बैग के अंदर, तो जो उसकी नेक्स्ट टाइम जो आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो क्या कर जाएगी, पिछली प्रोबेबिलिटी से वेरी कर जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसके अंदर फिक्स रह जाती है। तो अब मैं आप लोगों को अपने कीबोर्ड पे ले चलता हूँ, वहाँ पे आपको डिटेल के साथ इन सारी चीज़ों के मुताल्लिक़ बताता हूँ। आप
मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को वॉच करें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि मेरे चैनल जब वो प्रमोट हो सके। तो उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को बोर्ड पे ले आए हैं। लेक्चर नंबर 28 हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब है हमारे पास एक्सपेरिमेंट। कहते हैं एक्सपेरिमेंट इज़ अ प्रोसेस हुज रिजल्ट्स आ सेट ऑफ डाटा। यानी एक्सपेरिमेंट्स क्या है हमारे पास कि जिस प्रोसीजर है एक, जिसका जो रिज़ल्ट है, ठीक है, वो क्या में देता है, एक डाटा सेट की फॉर्म में देता है। एन एक्सपेरिमेंट में बी परफॉर्म्ड इन आ लेबॉर्ट्री, अ फील्ड, अ क्लासरूम। देखिए कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, तो वो कहता है लेबॉर्ट्री में भी हो सकता है, फील्ड में भी हो सकता है, क्लासरूम में भी हो सकता है। अगर आप देखें आपने कोई एक टेस्ट लिया है, ठीक है, तो वो जो टेस्ट के मार्क्स आए हैं तो ये एक आपने एक्सपेरिमेंट किया, क्लासरूम के अंदर टेस्ट लिया, उसका जो रिज़ल्ट निकला वो आपका क्या कहलाएगा, एक एक्सपेरिमेंट कहलाएगा, ठीक है। आप कहीं पे भी बाहर मार्केट में गए हैं, वहाँ पे जाके आपने कुछ रिपोर्टिंग की है, कुछ चीज़ों की वैल्यू के मतलब आपने इंफॉर्मेशन ली है, यानी उसकी प्राइसेस के मतलब, तो फिर ये हमारा क्या होगा कि हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट कर लिया। या आपको कहता है जी आप ऐसा करें कि आप डाई को रोल करें, ठीक है, तो ये भी आप एक क्या कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। उसके बाद आगे आ जाता है ट्रायल। ट्रायल क्या कहता है जी, द सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड ट्रायल। यानी जब हम कोई एक उस एक्सपेरिमेंट का जो हम एक दफ़ा कोई काम करेंगे तो उस एक काम को हम क्या कहेंगे, ये एक परफॉर्मेंस हो गई है, उसको हम ट्रायल कहेंगे। मतलब आप उनको कहा गया जी अ कॉइन इज़ टॉस्ड 5 टाइम्स। जब आप रियल टाइम एक कॉइन को ऐसे टॉस करेंगे, ठीक है, तो वो एक सिंगल परफॉर्मेंस हो जाएगी, वो 1 ट्रायल हो गया हमारे पास। दूसरी दफ़ा फिर कॉइन को टॉस किया, ये 2nd ट्रायल हो गया आपका। मतलब ये कहने का आप जो भी परफॉर्मेंस एक दफ़ा करेंगे उसको हम ट्रायल कहते हैं। उसके बाद है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कहता है जी एन एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट्स even though it is performed a large number of times। कहता है जी एक प्रोसीजर प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट्स आपको दे देता है एक्सपेरिमेंट। आप हो सकता है वो एक्सपेरिमेंट काफ़ी ज़्यादा दफ़ा करें, ठीक है, तो अंडर एसेंशियल सिमिलर कंडीशन। एसेंशियल यानी ज़रूरी और सिमिलर कंडीशन। सिमिलर कंडीशन मतलब जो आप काम कर रहे हैं वो काम एक ही कंडीशन के अंडर होना चाहिए। मसलन आपको कहा जाता है जी कॉइन को टॉस करो 5 टाइम्स, तो आपने जो कॉइन लेना है, पहली बात तो वो फेयर कॉइन, यानी जो भी आप कॉइन ले रहे हैं फिर उसी कॉइन से ही आप 5 दफ़ा टॉस करेंगे। या आपको कहा जाता है अ डाई इज़ रोल 2 टाइम्स, तो जो डाई आपने ली है यानी लूडो का जो दाना लिया है वो आपने जो एक दफ़ा यूज़ किया है एक एक्सपेरिमेंट में या एक ट्रायल के अंदर जो आपने इस्तेमाल किया है, वो पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर वही लूडो का दाना इस्तेमाल होना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट, अच्छा जी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है बर्नौली ट्रायल। यानी बर्नौली ट्रायल से हमारा बायनोमियल ट्रायल ही है, ठीक है। ये क्या होता है, अ ट्रायल हैविंग ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स इज़ कॉल्ड बर्नौली ट्रायल। यानी बायनोमियल जो ट्रायल है यानी उसका एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, उसके अंदर जो एक पॉइंट जो आप लोग करने लग, कोई भी उसके जो आउटकम निकलेगा वो हमेशा, ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज़ उसकी निकला करेंगी। मसलन जब वो एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल यू गेट सक्सेस और फेलियर इन अ सब्जेक्ट। मतलब आप किसी सब्जेक्ट में पास होते हैं या फेल होते हैं। अ बोल्ट इज़ डिफेक्टिव और गुड, यानी बोल्ट जो है हमारा वो डिफेक्ट हो सकता है, जो मशीन बोल्ट बना रही है वो डिफेक्ट निकलता है या गुड निकल आता है। इसी तरह अ कॉइन टर्न्स अप इन हेड और टेल, यानी जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो फिर क्या होता है, हमारे पास हेड निकलता है या टेल निकलता है। ये सारी एग्जांपल्स थी बर्नौली ट्रायल की। अब हम आगे देखते हैं
बर्नौली या बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है। देखिए, जैसे इफ़ एन एक्सपेरिमेंट हैविंग ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स, a success or a failure, is repeated in such a way that the probability of success remains constant from trial to trial is called binomial experiment। देखिए, पहले हमने एक्सपेरिमेंट देखा, अब बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है। कहता है जी, जब कोई आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसका जो रिज़ल्ट निकलता है वो सिर्फ दो फॉर्म में निकलता है, एक सक्सेसिव में और एक फेलियर में, और इसको अब आप क्या करते हैं, रिपीट करते हैं इन सच ए वे दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसिव, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जो हमारे सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी है वो हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी हर ट्रायल के अंदर, ट्रायल टू ट्रायल, यानी आप जितने भी ट्रायल करेंगे वो उन सब में हमारी जो सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फिर बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। अच्छा, इसकी कुछ ना प्रॉपर्टीज़ हैं बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की, वो हम देख लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिनोटेड बाय P, ये छोटे वाला P है, यानी हमेशा हम जो भी सक्सेसिव जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम P से ज़ाहिर करेंगे। रिमेनिंग कांस्टेंट फॉर ऑल दी ट्रायल, यानी जितने भी हम ट्रायल करेंगे उन सब के अंदर P हमारा क्या रहा करेगा, कांस्टेंट रहा करेगा। फिर उसके बाद है कि हमारे पास दी सक्सेसिव ट्रायल्स, यानी जितने भी हमारे सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, यानी ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चेंज नहीं होगी, इसलिए ये हमारी इंडिपेंडेंट रहेगी। फिर उसके बाद हमारे पास आउटकम ऑफ ईच ट्रायल, आउटकम ऑफ ईच ट्रायल मे बी क्लासीफाइड, कहता है जी हो सकता है उसको क्लासीफाइड किया जाए इनटू वन ऑफ दी टू कैटेगरीज, यानी उनमें उसको से दो कैटेगरीज में ही हम क्या है क्लासीफाइड किया करेंगे, जो एक सक्सेस हुआ करेगी और एक फेलियर हुआ करेगी। फिर उसके बाद जो उसकी चौथी प्रॉपर्टी है, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स, यानी जब भी कोई आपको एक्सपेरिमेंट दिया जाया करेगा तो वो आपको एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम कहा जाया करेगा, एन कहते हैं। एन हमारा समय, जब वो आपको कहेगा जी एक कॉइन को टॉस करना है तो वो आपको बताएगा कि कितनी दफ़ा करना है, ठीक है, उसका मतलब वो आपको फिक्स नंबर कर दिया करेगा। ये जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके जो ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी आपकी। फिर उसके बाद है हमारे पास बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। कहता है जी, अगर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो थी हमारी, ठीक है, उसको अगर आप क्या करें कि मल्टीप्लाई कर दें बाय एन। एन क्या होता है हमारा, ये नंबर ऑफ सेट्स आर एक्सपेरिमेंट्स, यानी नंबर ऑफ सेट्स। हो सकता है कि आपको कोई एक्सपेरिमेंट जो है वो आपको कह देता जी ये एक्सपेरिमेंट आपने 1000 टाइम करना है। देखें, दोबारा बात सुने कि आपने एक एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको कहा जाता है कॉइन को टॉस करें आप 5 टाइम्स, तो ये आपका एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। जब एक दफ़ा आपको कॉइन टॉस करेंगे आप, तो वो आपका एक ट्रायल कहलाएगा। जब आप 5 दफ़ा कर लेंगे वो आपका एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। फिर उस एक्सपेरिमेंट को कहता है जी आप 100 टाइम रिपीट करें, तो वो आपका कैपिटल एन कहलाएगा, ये वाला, ठीक है। अब आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। तो ये इट इज़ कॉल्ड, जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, तो हमारी फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाया करेगी, ठीक है। जिसमें हमारे पास ये नीचे लिखा मैंने कि n को जब प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यानी n को, ये कैपिटल N है, इस कैपिटल N को मल्टीप्लाई किया जाएगा NCX P ऑफ x और Q की पावर n माइनस x के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाया करेगी। ये आपको कुछ क्वेश्चन में पूछ भी सकता है कि भाई मेक द बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, फिर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ज़्यादा क्लियरली पता चलेगा जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं या एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है ना। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग वेरियस नंबर ऑफ हेड्स।
अच्छा, यहाँ पर आप देखें, अ फेयर कॉइन इज़ टॉस्ड 4 टाइम्स। इसका मतलब हमें जो उसने n दिया वो हमें क्या दे दिया, उसने n 4 दे दिया है, यानी 4 टाइम उसने टॉस किया है, n हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। उसके बाद उसने कहा है जी नंबर ऑफ़ हेड्स जो हैं, अब आपने प्रोबेबिलिटी जो ऑब्टेन करनी है वेरियस नंबर ऑफ़ हेड्स की करनी है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ हेड्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है वो हमारी क्या आ जाएगी। देखिए कॉइन की साइड्स कितनी होती हैं, 2 होती हैं। हेड वाली साइड कितनी होती हैं, वो 1 होती है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की कितनी आ गई, 1/2। लेकिन उसने कहा है जी आपने जो प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, ठीक है, वो ऑब्टेन कौन सी करनी है, हेड वाली। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो ये होगा, इसी को हम सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी भी कह देंगे, यानी P इसी को हम कह देंगे। अब आपको पता है कि Q प्लस P इज़ इक्वल टू 1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर एंड सक्सेसिव दोनों को ऐड किया जाएगा तो किसके बराबर निकलेगी, 1 के बराबर निकलती है। तो यहाँ से हम ये जो P वाली वैल्यू है ये उधर जाके माइनस होगी, क्योंकि देखिए Q हमने मालूम करना है, ठीक है, और P का हमें पता है वो क्या है 1, ये उधर जाके P माइनस हो जाएगा। P की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, वो है, अच्छा इस 1 को मैं 1/1 ही लिख लेता हूँ, इस P को मैं लिख लेता हूँ 1/2। अब इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये 2 हो जाएगा, -1, तो ये भी मेरे पास कितना आ गया, 1/2। यानी जो हमारी Q की वैल्यू है वो भी हमारे पास कितनी निकल आई है, 1/2। अब हमारे पास देखें जी P की वैल्यू जो है वो 1/2 निकल आई, Q की वैल्यू भी 1/2 निकल आई, n हमारे पास कितना है, 4 है। हमारे पास जो फार्मूला होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वो था x इज़ इक्वल टू एक्स के। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, NCX PX और QN माइनस एक्स आ जाएगा। अब देखिए जी हमने ये तो फंक्शन उसका लिख लिया। अब हम देखें जी x हमारे क्या नंबर ऑफ़ हेड्स उसने कहा है, x क्या हो सकता है। देखें ऐसा होता है कि जब हम 4 टाइम टॉस करते हैं कॉइन को तो हो सकता है चारों दफ़ा टेल ही आ जाए, यानी 0 हेड के आने के चांसेस, यहाँ पे क्या है हेड क्या 0 टाइम आया है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि वो 1 टाइम, यानी एक कॉइन पे हमारे पास क्या हो, हेड निकला है, बाकियों पे क्या हमारे पास टेल हो। उसके बाद हमारे पास फिर क्या हो सकता है कि 2 पे हमारे पास हेड निकला है और 2 पे हमारे पास टेल निकला है, या ऐसा भी हो सकता है 3 पर हमारे पास जो है ना वो हेड निकला है और इसी तरह 4 पे हमारे पास हेड निकला है। अब ऐसा है कि यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल, फार्मूला मैं लिखने लगा हूँ यहाँ पे NCX PX और QN माइनस एक्स, ये मैंने फार्मूला लिख लिया। अब 0 टाइम देखें n की वैल्यू हमारे पास 4 है, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या 0 है, तो इसका मतलब NCX क्या आ गया 4C 0। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, P की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1/2, तो ये हमारे पास इसकी पावर क्या बन जाएगी, P की पावर x है तो x यहाँ पे 0 है। उसके बाद Q क्या है हमारे पास, वो भी 1/2 ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 माइनस 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है दूसरा देखें 4C1 है, इसका क्या आ जाएगा 1/2 की पावर 1 आ जाएगा, और इसी तरह 1/2 की पावर क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 हो जाएगा। ये अब हम सारा लिख लेते हैं इस तरह 1 बाय 1। ये हमारे पास आ गया 1/2 और इसकी पावर 2 आ गई, और आगे क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 4 माइनस 2 आ जाएगा। सेम इसी तरह हम 3 के लिए भी कर लेंगे, 4C3 1/2 की पावर 3 आ जाएगी और 1/2 की पावर आ जाएगी हमारे पास 4 माइनस 3 आ जाएगी। फिर उसके बाद 4C4 ये हमारे पास आ गया 1/2 की पावर 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 की पावर हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 4। ठीक है,
इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 4C1 को सॉल्व किया तो ये हमारे पास 1 आ गया। ये मैं यहाँ पे सबके साथ इक्वल लगा लेता हूँ, यहाँ की बजाय यहाँ पे लगाते हैं। ये जी इसी तरह 1 पावर 2 की पावर 0 ली तो वो भी मेरे पास 1 आ गया। उसके बाद जब हमने बाकी उसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/2 की पावर हमने ली तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/16। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 1/16 आपके पास आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 4C1 को सॉल्व करेंगे कॉम्बिनेशन से तो 4 आ जाएगा इसका आंसर। इसका क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और इसका क्या आ जाएगा, 1/2 की पावर हमारे पास 4 में से माइनस जो 1 करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसको आप देखेंगे, ये देखें ये 2 इस के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सिर्फ 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इसकी हम पावर लेंगे तो वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 3 लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 2/8 भी कर सकते हैं। अगर आप इसको नहीं काटते, ये 4 का 4 ही रहने देते हैं तो फिर हमारे पास 4/16 आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप कैंसिल नहीं करते तो ये हमारे पास 4/16 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पे आते हैं, 4C2 को सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास इसको सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 की पावर को आप सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। और इसको हम करेंगे 1/2 और इसकी पावर जब हम 4 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 2 ही आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे तो 6/4 आ गया। अब मैं कैंसिल नहीं कर रहा, इसमें आपको लिखने में ज़रा आसानी हो जाएगी। तो 6/4 और इसकी पावर भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6/16 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम इसको करते हैं तो 4C3 जो होगा हमारे पास 4 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, 1/2 की पावर आप 3 लेंगे तो वो हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर 1/2 4 माइनस 3 यानी 1/2 की पावर 1 ही आ जाएगी। तो इसको आप सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/8, मैं अब कैंसिल नहीं कर रहा। उसके बाद 1/2, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4/16 आ जाएगा। इसी तरह जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 4C4 को सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1/2 की पावर को सॉल्व करेंगे तो 1/16 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 की पावर 4 में से 4 बाकी 0। यानी इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/16 और इसकी जो 1/2 की पावर होगी वो हमारे पास 0 है तो 1 आ जाएगा। यानी ये हमारे पास 1/16 आ जाएगा। इस तरह ये हमारे पास क्या क्या आ गया, 1/16 आया, 4/16 आया, 6/16 आया, इसी तरह 4/16 और 1/16। ये हमारी एक पूरी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बन गई है। ठीक है, ये उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। क्वेश्चन है एक, ये देखें क्या लिखा हुआ है, इफ़ 5 डाइस आर थ्रोन वंस, यानी 5 डाइयों को एक दफ़ा थ्रो किया है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 1 2 3 4 5 6। तो फाइंड आपने करना क्या है, मीन एंड वेरिएंस करना है ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। सोल्यूशन में देखें हम ऐसा करते हैं कि लेट कर लेते हैं x जो है हमारा डिनोट द नंबर ऑफ 6's। अच्छा, ये देखें ये वाला जो 6's लिखा हुआ ना, इसको आपने जो है इस चीज़ पे गौर करना है कि देखें डाई जब 5 दफ़ा जो हमारी है वो रोल हुई है तो हमारा n जो होगा वो 5 होगा, ये 6 नहीं होगा। ठीक है, 6 इसका मतलब ये है कि डाई के ऊपर जो 6 आया हुआ है उसके आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम कहेंगे 6 को हम देखेंगे। ठीक है, तो ये x हम डिनोट कर लिया नंबर ऑफ
सिक्सेस को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रायल्स जो होंगे यानी n जो हमारे पास होगा वो कितना होगा 5, क्योंकि उसने कहा है कि 5 डाइस को रोल किया है। इसके बाद फिर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होगी वो क्या होगी, p जो हमने निकालना है तो क्या है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसिव यानी देखें टोटल हमारे पास जो होते हैं डाई के फेसेस वो 6 होते हैं, लेकिन उसमें से जो 6 जो है वो सिर्फ एक ही पॉइंट है। इसका मतलब ये होगा p हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसिव यानी 6 की जो आने के जो वो क्या होगी हमारे पास 1/6 होगी। यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि फिर हम q भी निकाल लेते हैं। q किसके बराबर होता है, ये होता है हमारे पास 1 - p के। इसका मतलब जब हम 1 में से 1/6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये देखें 6 एलसीएम आ गया, 6 - 1 यानी 5/6 आ गया। यानी q की वैल्यू हमारे पास 5/6 आ गई, p की वैल्यू 1/6 आ गई, n हमारे पास 5 आ गया। अब उसने क्या कहा है कि हमें कहा है कि अब यहाँ पे हम लेते हैं x जो है ऐसा है कि 0 वो उसने दिया हुआ है। ये देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो 0 1 2 3 4 5 यानी 0 1 2 3 4 और 5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x जो है वो इसका फार्मूला हमारे पास होता है NCX P ऑफ x Q हमारे पास आ जाएगा n - x। अब हमारे पास यहाँ पे आएगा 5C0। P की जो प्रोबेबिलिटी हमें दी है 1/6 है और Q की जो है वो 5/6 है और उसकी पावर उसने दी हमें क्या है 5 - 0। इसको आप सॉल्व करें, 5C0 को सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1/6 को सॉल्व करेंगे आप देखिए p की पावर x थी तो यहाँ पे 1/6 की पावर भी 0 ही बनेगी। तो ये कि हमारे पास जब 0 इसकी पावर बनेगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1 ही बन जाएगा। उसके बाद हम 5 की पावर 5 हम लेते हैं तो 5 की पावर जब हम 5 लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 3 1 2 5। जब हम 6 देखिए नीचे 6 है, 6 की पावर जब हम 5 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 7 7 6, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हम ऐसा करते हैं ये जब 1 यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा तो हमारे पास 1/6 यहाँ पे भी 1 आ गया। उसके बाद 5/6 और ये हमारे पास आ जाएगा 5 - 1। 5C1 को जब आप सॉल्व करेंगे तो वो 5 आ जाएगा। 1/6 को सॉल्व करेंगे 1/6 ही रह जाएगा। ये पावर 4 बन गई। जब आप पावर 4 बन जाएगी फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा 625 आ गया। और ये हमारे पास नीचे जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए 6 है, अच्छा ये तो ये आ गया, ये 1296 है। तो अब ये 625 जब इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो फिर 3125/7 ही बन जाएगा। अच्छा इसका भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा 7776। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 5C2 1/6 की पावर। देखिए जी p की पावर x है यानी यहाँ पे x की पावर x की जगह पे यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद q की है 5/6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 - 2 आ जाएगा। तो 5C2 को सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा। 1/6 को सॉल्व करेंगे 1/36 आ जाएगा। और 5 की पावर यहाँ पे 5 में से 2 चला जाएगा, हमारे पास 3 बच जाएगा। तो जब इसकी 3 बचेगी, ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारे पास 125 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 6 की पावर 3 है, ठीक है। तो 6 पावर जब हम 3 लेंगे तो 216 आ जाएगा। यहाँ पे जब हम इसको
ये सॉल्व करेंगे 125 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 1250 ओवर 216, जब 36 से मल्टीप्लाई होगा तो 776 ही आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह फिर नेक्स्ट कर यहाँ पे कर लेते हैं इसको 5c2 फिर 1 ओवर 6 की पावर 3 फिर 5 ओवर 6 और इसकी पावर आ जाएगी 5 माइनस 3। 5c2 को आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 ही आ जाएगा। या 1 ओवर 6, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 की पावर 3 लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 216 आ जाएगा। फिर 5 की में से 3 गए, बाकी 2 पावर बचेगी, 5 की पावर 2 लेंगे तो 25 आ जाएगा, ओवर 6 की पावर 2 लेंगे तो 36 आ जाएगा। इसको आप जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आ जाएगा ऊपर और नीचे हमारे पास आ जाएगा 7776। अब यहाँ पे कर लेते हैं 5c2 1, अब यहाँ पे 3 आना था, यहाँ पे हमारे पास 5c4 आएगा तो ये हमारे पास क्या आएगा 1 ओवर 6 की पावर 4, 5/6 की पावर क्या आ जाएगा 5 माइनस 4 इज इक्वल 5c5 को सॉल्व करोगे तो आप 5 आ जाएगा। 1 ओवर 6 इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1296। ठीक है, और उसके बाद ये 1 पावर बच गई 5 और ये 6, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 25 ओवर 7776। इसी तरह आप इसको भी कर लें 5c5 1 ओवर 6 की पावर 5, फिर क्या आएगा 5/6 की पावर 5 माइनस 5। अब क्या होगा 5c5 1 आ जाएगा, 1 ओवर 6 की पावर को जब आप सॉल्व करेंगे तो वो 1 ओवर 776 आ जाएगा और इसकी पावर हमारे पास क्या बन जाएगी 0 का मतलब 1, तो इसका मतलब ये क्या हमारे पास आ गया 1 ओवर 7776 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन बन गई हमारे पास। ठीक है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये बन गई है। ये हमारे पास x है और इसकी ये प्रोबेबिलिटी है, ये 1 है और इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, ये 2 है इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, इसी तरह ये 3 है इसकी प्रोबेबिलिटी ये है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसका मीन और वेरिएंस निकालना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एक नया कॉलम बनाएंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे x को और प्रोबेबिलिटी ऑफ x को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखें जी, यानी ये वाला कॉलम तो ये वाला ये जो है ये आपस में ये वाली रकम जो है वो जब इसके साथ 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगी तो ये 0 ही बन जाएगा। उसके बाद फिर ये 125 जब इस 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये रकम यही आ जाएगी। ठीक है, ये नीचे भी यही आ गया 7776 आ गया। जब 1250 जो है वो क्या करेगा, ये वाली जो रकम है ये जब ज़रब खाएगी इसके साथ जाके 2 के साथ ज़रब खाएगी तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया। ठीक है, ये 25 ओवर 00 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 7776 आ गया। ठीक है, अब क्या है ये 250 जो है ये इस 3 के साथ ज़रब खाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 30 35 15 326 750 आ जाएगा, ओवर हमारे पास क्या आ गया 7776 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ये 25 है, 25 जब 4 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7776 आ जाएगा। इसी तरह जब ये 1 ओवर 776 इस 5 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर 7776 आ जाएगा। अच्छा, ये वाला जो कॉलम बना है हमारे पास ये क्या बना है हमारे पास x प्रोबेबिलिटी ऑफ x, इसका मतलब जब इसको हम लोग सम कर लेंगे। ठीक है, एक नया कॉलम आगे बना लेते हैं फिर उसके बाद सारा काम करते हैं। क्या बना लेते हैं x स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अब जब ये वाला जो है कॉलम, ये वाला कॉलम जब इसके साथ जाके इस x के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर हम क्या करेंगे यहाँ पे लेते जाएंगे।
ठीक है, यानी ज़ीरो इस ज़ीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे ज़ीरो ही आ गया। 3125 जब इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 3125/7776 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 2500 जो है जब इस 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5000 आ जाएगा, ओवर आ जाएगा 7776 आ जाएगा। ठीक है, जब 750 ये क्या है 750 जो है ये जब हमारे पास ज़रब खाएगा किसके साथ जाके 3 के साथ जाके ज़रब खाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2250 ओवर आ जाएगा 7776 आ जाएगा। जब ये 100 इस 4 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 400 ओवर 7776 आ जाएगा। इस तरह ये 5 जो है हमारे पास, अच्छा ये 5 जब यहाँ पे ये देखिए जब इस 1 ने इस 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे फिर 5 आना था। ये 5 दोबारा जब इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 25 ओवर 7776 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास ये आ गया। अब हम ऐसा करते हैं इसको और इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं प्लस कर लेते हैं। इन वैल्यूज़ को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6480 ओवर आ जाएगा हमारे पास 7776 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास जब हम क्या करेंगे जब इन वाली वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10800 ओवर 7776। ये हमारे पास सारा डाटा आ गया। अच्छा, ये जो हमारे पास निकला है ये वाली वैल्यू जो निकली है वो ये हमारे पास क्या निकली है समीशन एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, और ये वाली जो वैल्यू निकली है ये हमारे पास क्या निकली है समीशन एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आ गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे चल के वहाँ पे मीन और वेरिएंस निकालते हैं। अच्छा, मीन जो है हमारे पास क्या होता है ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होती है जिसको हम क्या कहते हैं समीशन एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ये जो हम लोगों ने निकाली वो हमारे पास क्या निकली है वो हमारे पास निकला ही है 6480 ओवर 7776। इसको आप जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.8333 आ गया। ठीक है, इसका मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आपके पास क्या आ गया 0.8333 आ गया। अच्छा, अब हमारे पास वेरिएंस का जो फार्मूला है वो क्या बनेगा, वेरिएंस का जो फार्मूला हमारे पास वो बन जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और इस सारे का होल स्क्वायर। अच्छा, इसकी हमने जो वैल्यू निकाली हुई है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की, या वो मैं इधर लिख देता हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर किसके बराबर था समीशन एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। इसको जब हम लोगों ने निकाला था वो था हमारे पास 10800 ओवर 7776। ठीक है, तो हमारे पास इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे 10800 ओवर 7776 माइनस हमारे पास आ जाएगा 6480 ओवर 7776 और इसके स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1.3888 माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 0.8333 और इसका स्क्वायर, यानी ये मेरे पास आ गया 1.3888 माइनस हमारे पास आ जाएगा 0.694। तब आप इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.6948। ये हमारे पास क्या आ गया वेरिएंस ऑफ
x आ गया। ठीक है, यही उसने हमसे मांगा था कि उसकी मीन भी निकालना था, वेरिएंस भी निकालना था और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी निकालना थी। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि कुछ और क्वेश्चंस 2-3 लेते हैं ताकि आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट जो है ना बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब ये तो हो गया, अब मैं ना और तरह के क्वेश्चन लेता हूँ, वो फिर मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। अच्छा, ये देखिए हमारे पास क्या था, मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 6 एंड 2.4 रिस्पेक्टिवली। अब आपने देखिए, आपको मीन और वेरिएंस उसने दे दिया, मीन आपको 6 दे दिया, वेरिएंस उसने 2.4 दे दिया। मैं यहाँ पे चीज़ें लिख के लेता हूँ, सॉल्व करते हैं इसको। उसने आपको जो मीन दिया है, मीन हमारा असल में क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो होती है, वो हमारे पास क्या आ गया, उसने 6 दिया हुआ है। उसके बाद उसने वेरिएंस की बात की है, वेरिएंस जो हमारे पास वो क्या है, उसने 2.4 दिया हुआ है। फाइंड, मालूम क्या करना है आपने, एन और पी यानी पैरामीटर्स जो है ना इसके मालूम करना। अगर वो एन और पी ना भी कहता, वो आपको सिर्फ फाइंड 2 पैरामीटर्स कहता, तो आपने एन और पी ही निकालना था। ज़रूरी नहीं है कि वो लिख के आपको दे, यहाँ पे तो उसने लिख दिया, आपके लिए आसानी कर दी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर होते हैं, एक एन होता है और एक पी होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्सपेक्टेशन का अगर वैसे हम देखा जाए, ये बराबर होता है एन और पी के। ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने पढ़ा था। और वेरिएंस जो होता है वो हमारे पास बराबर होता है एन पी और क्यू के। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसका मतलब ये हुआ, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 6 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपको एन पी जो है ना वो आपको 6 मिल गया हुआ है। वेरिएंस आपको उसने 2.4 दिया है, तो इसका मतलब 2.4 जो है आपका वो निकला हुआ है क्या, एन पी और क्यू। इसका नाम हम 1 रख लेते हैं, इस इक्वेशन का नाम हम 2 रख लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 2 जो है डिवाइड बाय 1 कर लेते हैं, इक्वेशन 1। यानी हम ऐसे करते हैं एन पी क्यू, यानी लेफ़्ट साइड से डिवाइड हो जाएगी, एन ओवर पी लग आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.4 ओवर 6 आ जाएगा। अच्छा, ये देखिए अब हमारा क्या हुआ, ये एन पी जो है वो एन पी के साथ कट गया, तो क्यू और इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। ठीक है, अब Q की वैल्यू हमारे पास आ गई। हमें असल में पता है कि Q प्लस P इज़ इक्वल टू 1 होता है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ से Q की वैल्यू 0.4 प्लस P इज़ इक्वल टू 1। अब ये 0.4 उधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी P की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस 0.4। ये क्या आ गया हमारे पास, P की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.6। अच्छा, अब एक तो हमारा पैरामीटर निकला है जो उसने मांगी थी हमसे, P की वैल्यू, तो वो हमने P की वैल्यू 0.06 आ गई हमारे पास। ये लीजिए, इसके ऊपर मैं डब्बा बना देता हूँ, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास NP जो था वो बराबर था 6 के। अब हम ऐसा करें कि P की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं 0.6। तो ये जब हम वैल्यू पुट कर लेंगे इसके अंदर, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, n इंटू 0.6 इज़ इक्वल टू 6। ये 0.6 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो n किसके आ जाएगा, 6 ओवर 0.6। जब इसको डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू मेरे पास निकल आएगी 10। ठीक है, आपके दोनों पैरामीटर n भी निकल आया है और P भी निकला है। ये इस तरह, ये भी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप में या शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह का कोई क्वेश्चन वो दे सकता है, इसलिए ये मैंने आपको सॉल्व करा लिया। इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम करते हैं। अच्छा, ये देखिए, कहता है इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव बोल्ट इज़ 0.1,
यानी डिफेक्टिव जो बोल्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 दी है। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट। आप देखिए आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड मीन और जो स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करनी है वो किसकी करनी है, डिफेक्टिव की ही करनी है। प्रोबेबिलिटी भी उसने हमें डिफेक्टिव की ही दी है। इसका मतलब देखिए हम हर दफ़ा कहते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, लेकिन अब देखिए हमारे पास उसने क्वेश्चन में के अंदर आपको डिफेक्टिव का पूछ लिया, इसलिए आपकी जो सक्सेसिव प्रोबेबिलिटी होगी वो डिफेक्टिव बोल्ट की ही बनेगी। यानी पी जो है हमारे पास वो क्या निकलेगा, 0.1 ही निकलेगा। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, जब हमारे पास P आ गया तो यहाँ से हम Q निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि हमें Q की आगे ज़रूरत पड़नी है। तो हम ऐसा करते हैं Q निकाल लेते हैं। Q किसके बराबर होता है, 1 माइनस P के, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.1 यानी 0.9। P की वैल्यू 0.1 आ गई, Q की वैल्यू हमारे पास 0.9 आ गई है। जब ये देखिए जी यहाँ से अब उसने हमें फिर क्या जी बोल्ट जो है ना वो 500 में से लेने हैं, तो इसका मतलब N भी आपको दे दिया उसने, कितना 500 दे दिया है। जब आपको 500 N भी दे दिया, मालूम क्या करना है आपने, मालूम क्या करना है, मीन करना है। मीन मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ x। एक्सपेक्टेशन ऑफ x किसके बराबर होती है, N ऑफ NP। इन दोनों की प्रोडक्ट, यानी इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए N हमें उसने दिया हुआ है 500 और P उसने दिया 0.1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 50। यानी N की हमारे पास मीन जो है मेरे पास, या एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो है वो हमारे पास आ गया 50। अब उसने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालें, SD यानी स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकालनी है। ठीक है, इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, अच्छा ये क्या होता है असल में, वेरिएंस का अगर हम जज़र ले लें तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। इसका मतलब ये होगा कि वेरिएंस जो है हमारे पास वो क्या बनेगा, N इंटू P इंटू Q, और इसका फिर हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। यानी N हमारे पास 500 है, मल्टीप्लाई बाय P यानी 0.1 मल्टीप्लाई बाय Q क्या हमारे पास 0.9 है। जब आप इसको जो है ना, अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 45, और इसका अच्छा ये सारे का इसका जज़र भी था। जब आप इसके जज़र लेंगे तो ये तकरीबन आप इसका जज़र ले लेंगे तो हमारे पास आएगा 6.7082। ये तो था एक छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, जो आपको आमतौर पे जहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप में या छोटा शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसलिए मैंने ये सॉल्व कराया। इसी तरह की एक और देखें हमारे पास स्टेटमेंट देखें, ये बड़ी मज़ेदार है। कहता है डिस्कस द स्टेटमेंट दैट इन अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू 6 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5। इसके अंदर उसने कहा जी अब आपने इसको डिस्कस करना है, यानी वो श्योर नहीं है कि ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। हमने अब उसको श्योर करके देना है कि ये क्या चीज़ है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। म्यू उसने हमें दिया हुआ है 6, तो म्यू जो 6 दिया हुआ है वो किसके बराबर हमारे पास आ जाएगा, NP, यानी NP किसके आ गया, इक्वल टू 6 आ गया। इसी तरह हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो NPQ का स्क्वायर रूट है, तो हमारे पास ये किसके बराबर है 2.5 के। अब हम ऐसा करते हैं कि ये इसका अगर स्केल ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा कि जज़र उसका ख़त्म हो जाएगा, NPQ यहाँ पे आ जाएगा। अब 2.5 का हम ले लेते हैं स्केयर, 2.5 का स्केल लेते हैं, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 6.25। अब देखिए हमारे पास NP जो है वो निकला है हमारे पास 6, NPQ जो निकला है वो हमारे पास निकला है 6.25। ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि 2 को 1 के साथ डिवाइड कर लेते हैं। इक्वेशन जो 2 है उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं बाय इक्वेशन 1 के साथ, यानी NPQ जो है इसको हम डिवाइड कर लेते हैं NP, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6.25 ओवर आ जाएगा हमारे पास
6, ये एन पी से कैंसिल हो गया। क्यू हमारे पास यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू आ गई वो हमारे पास क्या आ गई है 1.04। लेकिन यहाँ पे देखें ये जो क्यू की वैल्यू 1.04 आ गई है तो ये तो ग्रेटर दैन 1 निकल आई है। तो कभी भी ये याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी ग्रेटर दैन 1 नहीं हो सकती। तो फिर हम कह देंगे कि इट इज़ नॉट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कोई भी बाइनोमियल या कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये नहीं है, क्योंकि ये ग्रेटर दैन 1 निकल आया हमारे पास आंसर। ठीक है, तो ये और भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं इस तरह के छोटे छोटे। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस के तौर पे मैंने आपको सिर्फ आपका माइंड जो है ओपन हो, ज़रा चीज़ें को पता चले, तो ये मैंने 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को एक्स्ट्रा करवाए हैं जो कि आपके उधर हैंडआउट्स में तो नहीं होंगे, लेकिन मैंने अपनी तरफ से करवा दिए हैं ताकि आप लोग जो है ना इन चीज़ों को देखेंगे फिर आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये हमारा जो है ना तकरीबन अब टॉपिक हमारा ये एंड होता है। अब देखता हूँ मैं नोट्स के ऊपर कुछ मज़ीद है इसमें, तो फिर हम देखते हैं इसको आगे। चलिए ना एक एग्जांपल दी हुई है हैंडआउट्स पे, इसको हम देखते हैं। द फॉलोइंग डाटा हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय टॉसिंग अ लोडेड डाई 5 times एंड नोटिंग द नंबर ऑफ टाइम्स दैट वी ऑब्टेन अ 6 फिट अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस डाटा। उसने देखी थी नंबर ऑफ 6, उसने कहा जी जनाब के 6 जो है वो 0 जो है ना टाइम 12 दफ़ा आया, फिर 1 जो है 56 टाइम आया हुआ है, 2 74 टाइम आया हुआ है, 3 39 टाइम आया हुआ है, 4 18 टाइम आया है, 5 जो है 1 टाइम आया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने क्योंकि 5 टाइम्स उसने टॉस किया तो ये सारी चीज़ें हमें उसने एक डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में दिया हुआ है। हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये मैंने डिस्ट्रीब्यूशन को इस फॉर्म में लिख लिया वर्टिकल, तो इसमें हम क्या करते हैं कि 0 1 2 3 4 5 और फ्रीक्वेंसी हमने ये लिख ली। अब हम ऐसा करते हैं इसका ना मीन निकालते हैं। मीन कैसे निकलेगा, ये 0 12 के साथ ज़रब खाएगा तो ये हमारे पास यहाँ पर 0 ही आ जाएगा। 56 जो है वो 1 के साथ ज़रब खाएगा तो यहाँ पर 56 ही आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ये सबको मल्टीप्लाई करके इधर लिख लेते हैं। देखें जी मैंने सबको मल्टीप्लाई कर लिया, 147 आ जाता है, ये 72 5 आ गए, 398 आ गया। ये हमारे पास क्या है fx। अब देखिए हमारे पास जो मीन होता है हमारे पास, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मीन जो होता है हमारे पास वो क्या होता है समीशन fx ओवर समीशन f। ये सब मिले सेंटर टेंडेंसी वाला जो चैप्टर है उसका ये क्वेश्चन बन गया। यानी हम क्या करेंगे 398 को डिवाइड कर देंगे 200 के साथ। जब आप इसको 200 के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 199। x बार जो है हमारे पास कितना आ गया 199 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि x बार असल में एक्सपेक्टेशन ऑफ x है जो कि किसके बराबर होती है np के बराबर होती है, जो कि हमारे पास क्या आ गई 1.99। ये हमारे पास जो आ गया यहाँ पे n देखें, हमारे पास n जो है वो हमारे पास है 5। तो यहाँ पे हम जब 5 इसकी कीमत पुट करेंगे 5p इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1.99। यहाँ से आप p की कीमत निकाल लेंगे यानी 1.99 डिवाइड कर लेंगे 5 के साथ। जब आप डिवाइड कर लेंगे 5 के साथ तो ये मेरे पास आएगा 0.398। अब जब आपके पास p की वैल्यू 0.398 आ गई है, और ये जब आप ये बात देखें कि ये बात किसकी हो रही है, ये डाई की बात हो रही है। कहता है जी डाई के ऊपर ये जो 0.398 निकला है, इसका मतलब यह है कि डाई के ऊपर जो 6 आने के चांसेस हैं, ठीक है, वो क्या है हमारे पास क्या है 0.398 हैं। लेकिन अगर जब हम डाई की वैसे बात करते हैं तो इसका मतलब उसके क्या क्या होता है 6 फेसेस होते हैं और नंबर ऑफ 6 क्या होता है वो 1 ही होता है। जब आप इसको आप सॉल्व करेंगे 1/6 को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आता है 0.167 आ जाता है। ठीक है, जनरल जो हमारे पास अगर फेयर डाई होगी तो उसका आंसर यहाँ पे पी का आंसर क्या आना चाहिए था 0.167 आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे हमारे पास जो पी का आंसर निकला है वो 0.398 निकला है। इसका मतलब ये है
कि ये हमारी जो डाई है वो फेयर डाई नहीं है, ठीक है, ये बायस्ड डाई है। बायस्ड डाई का मतलब, लेकिन जो भी हमें उसने पी दे दिया, हम यहाँ ये जस्ट आपको मैंने यहाँ पे डिस्कशन बताई है आपको कि ये हमारे पास बायस्ड डाई थी, ठीक है, अनबायस्ड नहीं है। अनबायस्ड होती तो इसका आंसर हमारे पास 0.167 ही आता, लेकिन ये 0.167 नहीं आया, इसलिए ये हमारे पास बायस्ड डाई है। अब हम यहाँ ऐसे करते हैं, Q की वैल्यू निकाल देते हैं। Q की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1 माइनस P, यानी 1 में से हम माइनस कर देंगे 0.398 को। जब हम 0.398 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, Q की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 0.602। अब हमारे पास Q की वैल्यू भी आ गई। P की वैल्यू हमने पहले ही ऊपर निकाल लिया, वो क्या 0.398 है, ठीक है। N हमारे पास क्या है 5 है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना ये हम करते हैं, यानी हमारा n हम ये वाला 5 इस्तेमाल करते हैं, फिर हम P और Q ये वाला इस्तेमाल करके अब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन खुद से बनाते हैं, ठीक है। फिर उसकी हम फ्रीक्वेंसी बना के देखते हैं कि वहाँ से क्या आंसर हमारे पास निकलेगा, ठीक है, वो हम बनाते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे ये वैल्यू सारी पुट करते हैं जी। n हमारे पास कितना है 5 है, x हमारे पास 0 है, p की वैल्यू हमारे पास 0.398 और इसकी पावर हमारे पास 0 बन जाएगी, और q की जो है हमारे पास वो है 0.602 और इसकी पावर हमारे पास क्या बन जाएगी 5 माइनस 0 बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह अब हम जब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा 5C1 बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.398 और इसकी पावर हमारे पास 1 बन जाएगी, और यहाँ पे आएगा 0.602। तो 5 में से 1 यहाँ पे 5 माइनस 1 कर लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा 5C2, यहाँ पे आएगा 0.398, इसकी पावर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे एक पावर बढ़ाते जाएंगे, यहाँ की एक पावर हम क्या करते जाएंगे कम करते जाएंगे, तो इस तरह हमारी ये डिस्ट्रीब्यूशन बनती जाएगी। क्या आ गया 5C2, क्या आ गया हमारे पास 0.398 की पावर 3 आ गई, और 0.602 की पावर हमारे पास 2 आ गई। अच्छा, ये अब हमारे पास आगे ये सारी वैल्यूज़ मैंने लिख ली हैं। आप देखें जी, इसको हम सॉल्व करते हैं। 5C1 को सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0.398 की पावर 0 है, ये भी 1 आ जाएगा। 0.602 की पावर हमारे पास ये कितनी है 5 है, तो हम इसका मतलब 0.602 की पावर 5 लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा क्या 0.07907 आ गया, ठीक है। इसी तरह जब हम 5C1 को सॉल्व करेंगे 5 आ जाएगा, इसको 0.398 और ये इसकी पावर 4 लेंगे, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये क्या 0.26136। ये सारी वैल्यूज़ मैं इनको क्या नाम है 5C2 को 10 आ जाएगा, ये मैं सॉल्व करके यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये देखें ये सारी वैल्यूज़ मैंने इनको सॉल्व करके यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ मैंने लिख ली हैं। अच्छा, अब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, यानी यहाँ का हमने f बनाना है। तो यहाँ पे f बनाने के लिए हमें क्या होगा कि हम क्या करेंगे, n को प्रोबेबिलिटी ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी n हमारे पास क्या था, n जो था, यानी जब हम लोगों ने समीशन f निकाला था वो था हमारे पास 200। अब हम ऐसा करेंगे कि इस 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे मैं पहली वैल्यू को लिख देता हूँ कि हमारे पास क्या आएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 07907। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 15.8। जब इसको मैं 200 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो वो मेरे पास आ जाएगा 52 हमारे पास आ जाएगा 5। उसके बाद हमारे पास इसको करेंगे तो आ जाएगा 69.1। जब इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 200 के साथ तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा 45.7। जब इसको करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15.1।
और जब इसको हम 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2.0। ठीक है, इस सारे को जब आप इस सारी वैल्यूज़ को जब आप एडअप कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 200 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से बना ली। ये जी फाइनली हमारे पास देखें जी एक्स हमारे पास आ गया 0 1 2 3 4 5 था। एफ ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू यानी जो हमें उसने डाटे के अंदर दी हुई थी वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो उसने दी हुई थी वो ये वाली थी 12 56 74 39 18 एंड 1। इसका टोटल 200 था। जबकि हमने जो निकाली हैं ये वाली जो निकाली हैं वो मैंने एफ ई यानी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है ना वो लिख दिया। वो हमारे पास क्या आ गया 0 की 15.8 है। ठीक है, 1 की 52.5 है, 2 की 69.1 है, 45.7 है, 15.1 है, 2.0 है। ठीक है, ये हम लोगों ने निकाल लिया। इसी का आपको उसने ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन भी आपको दी हुई है। आपको उसके ऊपर देखिए मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ और नोट्स के ही दिखा देता हूँ। अब बनाने की बजाय यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो मैं आपको सिर्फ नोट्स दिखा देता हूँ। ये देखिए उसने एक्सपेक्टेड वैल्यू फ्रीक्वेंसीज इधर ले ली है और इधर उसने एक्स ले लिया 0 1 2 3 4 5। ये जो हमारे पास जो डार्क है वो वाली हमारी एक्सपेक्टेड है और जो ऑब्जर्व्ड है वो उसने ज़रा डिम रखी हुई है। तो ये वाली ये अगर गौर करें तो ये देखें ये हमारे पास डिम है, ये हमारे पास जो है ये एक्सपेक्टेड जो है वो उसने डार्क दी हुई है। इस तरह उसने लाइन चार्ट बना लिया है। ठीक है, तो इसको ये उसने क्या किया आपको डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का उसने आपको ग्राफ बना के दिखा दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा टॉपिक भी ख़त्म होता है और अब हमारे पास क्या नाम है हमारा चैप्टर भी ये एंड चैप्टर कह रहा हूँ ये लेक्चर भी हमारा एंड होता है। ये हमारा 2 पार्ट्स पे डिवाइड हुआ है। ठीक है, ये वीडियो जो है पहले मैंने एक वीडियो बना के अपलोड कर दी। अब इसका सेकंड पार्ट में और जो फाइनल पार्ट है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारी अब एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्या नाम है लेक्चर की समझ आई होगी। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।